असल हकीकत ये है कि इनकी हैसियत कोई नहीं है, ये पपेट्स हैं सारे। किसी मुज़ाकराती अमल में चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा नहीं हुआ। जिस वक्त गवर्नमेंट को आपने गिराना होता है तो ये 12 उम्मीदवार सबसे पहले आते हैं और उसके बाद 53 में से बाकी लोग बचते हैं, वो भी कोई फरिश्ते नहीं है। फिर वो भी अपनी हाजिरी लगाते हैं और एक बनी बनाई गवर्नमेंट को जो है दोबारा डीरेल कर दिया जाता है। एक्शन कमेटी का बयानिया इंडिया के खिलाफ पहले भी था, अब भी है। वो हमारा अजली दुश्मन है। हम किसी भी सूरत कश्मीर के ऊपर जो जुल्म उस इंडिया ने किया, हम उसको कोई मार्जिन नहीं देंगे। ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक की तहरीक है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी तंजीम से, किसी ऐसे शख्स से कोई लेना देना नहीं। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। आज से 2.5 साल पहले जब महंगाई एक पीक पे थी, उस वक़्त पुंछ डिवीज़न के अंदर आटा महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एक धरना स्टार्ट हुआ। जो ये कह लें कि साबका जो इससे पहले भी पुंछ के अंदर ख़ास तौर पर मज़ामत पुंछ के अंदर होती रही है और कई ऐसी मज़ामती तहरीकें थी जो इसका तसलसल थी, और फिर पुंछ के अंदर से एक तहरीक स्टार्ट होती है तकरीबन 2.5 साल पहले जब आटा बहुत महंगा हो गया। क्योंकि रियासत में गरीब लोग हैं, मिडल तबके के लोग हैं, वो इतनी पैसे के हिसाब से तगड़े नहीं हैं कि वो 3,000-3,200 या 2,800 रुपये का 20 किलो आटा लेते। तो जब ये तहरीक चली तो इसी दौरान ये हुआ कि बिजली भी महंगी हो गई। ये तहरीक जब चली, पुंछ डिवीज़न स्टार्ट हुई, पुंछ डिवीज़न से हमारे कुछ दोस्त उठे, वो मीरपुर डिवीज़न गए, वहाँ से उन्होंने लोगों को ज्वाइन किया और उसके बाद वो मुजफ्फराबाद में आए। और जब मुजफ्फराबाद डिवीज़न इसमें साथ ऐड हुआ तो उस वक्त बिजली भी ये 3-4 माह के अंदर जो है बिजली का भी रेट इतना ज़्यादा हो गया कि हमें इकट्ठा होने का एक कह लें कि पॉइंट मिल गया कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आटा भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई है, लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए, डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे थे। तो फिर वो जो तहरीक पुंछ डिवीज़न से स्टार्ट हुई 16 और 17 सितंबर की 2023 की दरमियानी शब कि जिसमें पूरे रियासत से लोग जो हैं वो मुजफ्फराबाद इकट्ठे हुए और मुजफ्फराबाद के ऊपर जो है हम इकट्ठे होते हमने एक प्लेटफार्म का ऐलान किया जिसका नाम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी रखा गया, जिसके अंदर पूरी रियासत के अंदर से मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग उसके अंदर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्लेटफार्म बन गया। ना तो आप इसको कोई कह लें कि जमात है, ना कोई प्रेशर ग्रुप है। बेसिकली ये एक कह लें कि लोगों को इकट्ठा करने का एक मौका दिया गया। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतना बड़ा प्लेटफार्म बन जाएगा। रियासत में पहली दफ़ा ये एक ऐसा प्लेटफार्म बना था जिसमें तमाम नज़रियात, तमाम तबकात, तमाम सियासी जमातों के लोग, तमाम इलाकों के लोग एक प्लेटफार्म पर मुतफिक हो जाएँ। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वो कामयाबी थी। जब उस पर मुतफिक हुए तो ये तहरीक की शक्ल में ये आगे चली। फिर तय हुआ कि इसका चार्टर ऑफ डिमांड बनाना है। चार्टर ऑफ डिमांड दिया। उस वक्त सस्ती बिजली, सस्ता आटा, मोबाइल सर्विसेज की जो हालत है, कश्मीर बैंक का शेड्यूल करना, तलबा तंजीमों का जो है वो इजाज़त लेनी, इसी तरह कौंसल जो हमारा बल्दियाती निज़ाम था उसकी बहाली कि उनके फ़ंड की तकसीम, जंगलात की कटाई पर पाबंदी, कानून की अलमबरदारी, हाई कोर्ट का फैसला 2019 उस पर अमल दरामद, अशराफिया की बरात का खात्मा। ये वो चंद नुकात थे, 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड लेके हम सामने आए। ना तो ये कोई सियासी जमात थी, ना कोई प्रेशर ग्रुप था। ये कह लें कि आम पब्लिक की एक फलाह व बहबूद के लिए एक अदारा सा बन गया था। लेकिन जब हम निकले, लोगों का इस पर एतमाद होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पहली जब हमें कामयाबी हुई, गो कि वो कामयाबी 3 शहादतें देने के बाद हुई। लेकिन ये है कि उन शहादतों के सिले में हमें सस्ती बिजली और सस्ता आटा मिला, जिससे आवाम का एतमाद मज़ीद बढ़ गया। फिर इसी तरह ये तहरीक चली, हमने लोगों के अंदर जाना शुरू कर दिया। हमें जो है हमने लोगों के अंदर जो है वो शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करना शुरू कर दी कि देखा हमने यार लोगों का करंट है, लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर हमने रियासत के अंदर, पूरी रियासत के अंदर हम गए, लोगों में हमने शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से इज्तिमा की, वहाँ लोगों के साथ बैठे, बातचीत की। ये जो गैप थे 78 साल जो इन हुक्मरानों ने डाल के रखे हुए थे, हमने उसको ख़त्म किया। लोगों को हम एक पेज के ऊपर ले आए। जब लोग एक पेज पर दोबारा मुतफिक हुए, क्योंकि कामयाबी ले चुके थे, हमने दोबारा, क्योंकि जब अदारों ने, हुक्मरानों ने देखा भाई ये तो जुड़ते जा रहे हैं, उन्होंने एक सदारती आर्डीनेंस यहाँ पर लाया जिसको हमने काले कानून के साथ तशबीह दी। हमने उस पर रजिस्ट किया और 8 दिसंबर 2024 को आला के मुकाम पे हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, क्योंकि आवाम जुड़ चुकी थी, पूरी रियासत जो है वो लॉकडाउन हो गई थी, इनको वो सदारती आर्डीनेंस वापस लेना पड़ा। और उसके अलावा जो हमारे 1-2 और मामला थे वो फौरी तौर पे वो हल हुए, आवाम का एतमाद मज़ीद बढ़ा।
अब जब वहाँ पे हमारी हुकूमत से डायलाग हुए तो हुकूमत ने हमसे जो है 6 माह का टाइम मांगा और जो बकिया जो चार्टर ऑफ डिमांड जो हमसे तयशुदा था उस पर अमल दरामद की बात की। लेकिन 6 माह गुजर गए, जून गुजर गया, उसमें काम नहीं हुए। फिर हम दोबारा आवाम के पास गए कि भाई ये हमारे साथ हुकूमत ने धोखा किया, झूठ किया, ये एग्रीमेंट करने के बावजूद काम नहीं हुआ, तो बताओ क्या किया जाए। आवाम ने फिर हमें ये राय दी कि इस चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा किया जाए और उसके बाद दोबारा कॉल दी जाए। फिर हमने जुलाई के अंदर चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा किया, उन समेत 38 नुकात चार्टर ऑफ डिमांड हमने हुकूमत के सामने टेबल किया और उनको हमने 29 सितंबर की नेक्स्ट कॉल दे दी। तो जो सवाल आपका था कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, कोई जत्था नहीं है, ये कह लें कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लोगों की आपस में एक जुड़त बनी है और उस जुड़त के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बन गया जो इस वक्त लोगों की बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये मैंडेट हमारा नहीं है, ये मैंडेट उन मेंबरान असम्बली का है जिनको हमने वोट दिया और मेंबर असम्बली बना दिया। अब माज़रत के साथ यहाँ की जो असम्बली है उसको हम कहते हैं मेंबर, उसका जो मेंबर होता है उसको हम कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, कि उसका काम है कि जब वो आवाम से वोट लेके आता है वो कानून साजी करे आवाम की फलाह बहबूद के लिए। ये हमारा डोमेन नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है। हमने अपना एतमाद उस मेंबर असम्बली को दे दिया और उसको कहा कि तुम जाओ अवामी फलाह बहबूद के मुतलका जो कानून साजी वो तुम असम्बली में जाके करो। हुआ क्या कि बजाय इसके कि वो कानून साजी करते वो पैसे के पीछे लग गए। उन्होंने बल्दियाती फ़ंड्स खाना शुरू कर दिए, उन्होंने 2 नंबर स्कीमें खाना शुरू कर दी, उन्होंने 2 नंबर भर्तियाँ करना शुरू कर दी। अब जब ये रियासत के अंदर अनबैलेंस हुआ कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, तो लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू की। क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था, लेकिन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक लेके चल रही थी, वो उसकी बुनियादी यही बनी थी कि कानून की जो आम गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, कानून की अमलदारी नहीं थी, एहतसाब का अमल नहीं था, जिस वजह से लोग जो हैं वो इन हुक्मरानों से मुतनफ़र हुए कि जिनके पास मैंडेट था। अब आप देखें कि जब ऐसी बात, यूरोप में भी यही सिस्टम है, तरक्की याफ्ता जो मुल्क होते हैं वहाँ पे भी लोग अदम एतमाद करते हैं अपने उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, उन अदारों के ख़िलाफ़। वहाँ क्या होता है, एक महज़ब माशरा होता है कि वहाँ पे वो जो प्रोटेस्ट करने वाला होता है वो प्ले कार्ड लेके इस रोड की एक साइड पे खड़ा होता है, उसकी बात सुनी जाती है। जब वहाँ पे वो बात नहीं होती तो उन तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी आग जलाओ गिराव हुआ है, कत्ल हुए हैं, लोग मर गए हैं, गोलियाँ चली हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ये यहाँ पे आके फार्मूला फिक्स करते हैं कि इनका मैंडेट नहीं है। बिल्कुल मैंडेट नहीं है, लेकिन मैंडेट तब बना कि जब आपने अवाम को इसका एतमाद जो है वो ले के रातों रात एक शख्स को उस एतमाद को बेचा और एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया, अदम एतमाद पैदा किया और लोग जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। तो लोगों ने अपनी जुड़त पैदा की और जुड़त पैदा करते हुए एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से सड़कों पर आ गए। जब आप एक काम नहीं करेंगे तो अवाम बजाय खुदकशी करने के, तो अवाम ने खुद वो काम जो है वो सहूलत लेने की कोशिश की, जो सहूलत हमें इन हुक्मरानों के ज़रिए मिलनी चाहिए थी। हम 6 से 7 माह मुज़ाकरात करते रहे 16 रुकनी कमेटी के साथ। बाहर निकलते थे तो वो एडमिट करते थे कि एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ हैं, तस्लीम करते थे। और होता क्या था कि तय हुआ था जी कि आप इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें देंगे और वो साइन शुदा मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलेंगे। मीटिंग हो गई, जो मीटिंग होती थी एडमिट किया जाता था, बाहर निकलते थे, प्रेस ब्रीफिंग होती थी, वो भी सबूत मौजूद है कि जी बिल्कुल ओके, हम एक पेज पे हैं। लेकिन बाद में क्या जवाब मिलता था जनाब कि ऊपर वाले हमारी बात नहीं मान रहे। ये टोटली झूठ बोलते हैं। असल हकीकत ये है कि इनकी हैसियत कोई नहीं है, हैसियत किसी और की है जो इस निज़ाम को चला रहा है। ये पपेट्स हैं सारे। मैंने हल्फन ये बात की है, ये टोटली झूठ है। हमने तो चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा कब किया? 8 दिसंबर जब आपने सदारती आर्डीनेंस लाया दोबारा, उस वक्त तो हमारे वही 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था। उसको पूरा करने के लिए आपने 6 माह का टाइम मांगा। वो नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, वो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ और उसमें लिखा हुआ है कि आप इजाफा नहीं करेंगे, हम 6 माह के अंदर इसको पूरा करेंगे। आप बताएं कि 3 शहादतों से लेके हम आगे अगले साल पे आगे 1.5-2 साल का अरसा हो गया, आपके वो 10 नुकात जो पूरे नहीं हुए, तो क्या उसके बाद हम फिर भी चुप रहते? हमने इनको ये बात कही थी कि अब अवाम आप पे जो यकीन नहीं करती, जो बात ये कह रहे हैं कि इजाफा होता है। इजाफा कब हुआ? जाके 1.5 साल के बाद। किसी मुज़ाकराती अमल में चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा नहीं हुआ। ये भी हल्फन बात कह रहा हूँ। जहाँ पे बैठे जिस कमेटी मेंबर को बिठाना चाहते हैं, मैं उसके सामने बैठ के आप पब्लिक को बिठा के सवाल करना चाहता हूँ कि हमने उस वक्त तक इजाफा नहीं किया जब 8 दिसंबर को उन्होंने 6 माह का टाइम मांगा। वो टाइम पूरा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आप इजाफा नहीं करेंगे। हमने कहा बिल्कुल हम 6 माह के लिए पाबंद हैं। 8 दिसंबर से 8 जून तक हमने इजाफा किया। 8 जून के बाद जब हमने देखा भाई ये बात तो मान रही नहीं है, हमने एक लड़ाई लड़नी, हमने सड़कों पे आना है, तो लोगों की राय लेने के बाद हमने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा किया और इनको अलल ऐलान इनको बता के किया कि अगर आप 6 माह में चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, हम चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करेंगे।
आपको याद होगा कि रावलाकोट के मुकाम पे बड़ी शख्सियात से मुज़ाकरात हुए, उन्होंने टोटली इनकार कर दिया, हंसते रहे आगे से, ये इस दुनिया में ये रेट्स आपको नहीं मिल सकते। हमने कहा ठीक है नहीं मिलते, हम जा रहे हैं। हम वहाँ से निकल आए रात के देर से हम रावलाकोट से हमारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ। हम दीरकोट पहुँचे तो इन्होंने मामलात मान लिए। हमारा एक SOP तय हो गया था कि मुज़ाकरात हमारे कामयाब हों या ना हो, हम राड़ा के मुकाम पे आएंगे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे, लाइन अप होंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे। हमारा ट्रैक तय हो गया था कि हम एग्रो टेक्निकल कॉलेज ईदगाह जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ पार्क करेंगे, अगर नहीं पूरे होते मुतालबात वहाँ से रैली लेके हम असम्बली की आगे धरना देंगे। हमने कोई गहराव की बात नहीं की थी, हमने धरने की बात की थी, पुरअमन धरना देंगे। अगर हमारी कोई ऐसी बात होती तो जुमला डिफरेंट होता, फिर गहराव की बात होती, हमने असम्बली के आगे धरने की बात की थी। दोनों सूरतों में हमने लाइन अप होना था। अब देखिए वहाँ पे भी ब्लंडर किसने किया कि आप दीरकोट हम बैठे हुए हैं, आपने पूरी नेट सर्विस बंद कर दी। जब फंसे आपने 3 नोटिफिकेशन हमें कहा जी कि 3 नोटिफिकेशन हमने आपके कर दिए। अब जब हम पहुँचे हैं कोहाला से आगे 2 नोटिफिकेशन सामने आई। जाहिर बात है हम एक माब लेके चल रहे थे तो माब हमसे पूछ रहा था क्या हुआ, हमने कहा जी आपकी चीज़ें मान ली गई हैं, नेट बंद है, हम बताएं किसको। बहरहाल फिर भी हमने उस वक्त राजा अमजद अली खान साहब जो मुजफ्फराबाद में थे उनको इनसे थ्रू कराया, नोटिफिकेशन को मिले। उस वक्त भी 2 नोटिफिकेशन हमें मिले, आटे का और बिजली का। अशराफिया की मराद का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हम पब्लिक को ये कह चुके थे कि 3 नोटिफिकेशन जारी हुए, ये 3 नोटिफिकेशन हमें मिलेंगे तो हम इस कॉल को ऑफ करेंगे। अब हम जाहिर बात है साथ साथ क्राउड चल रहा भी है और ये अपने वादे के मुताबिक जो दीरकोट में हमारे मुज़ाकरात हुए वो फ़ोन पे हुए, क्योंकि रावलाकोट वाले मुज़ाकरात से तो कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये पाबंद थे हमें फौरी तौर पे वो 3 डॉक्यूमेंट्स देने के, वो इनकी जिम्मेदारी थी, हम ज़बानी तो इन पर कोई यकीन नहीं कर सकते थे। अब जब इन्होंने वो नहीं दिए, फिर इन्होंने जब एक पुरअमन, उस वक्त तक तो पुरअमन था ना सर, मुझे बात बताएं कि हम दीरकोट खड़े हैं, दीरकोट तक तो कोई अफरा तफरी थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, तो इन्होंने वो रेंजर को बाहर से क्यों बुलाया? ज़ाहिरी बात है रियासत की पुलिस मौजूद थी, एक माब आ रहा है और आपसे उसका तय भी हुआ है कि SOP तय हो गई हुई है कि अगर मुज़ाकरात पूरे नहीं भी होंगे फिर भी वो एग्रो टेक्निकल ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे, वहाँ से वो जुलूस की शक्ल में आएंगे, असम्बली के आगे बैठ जाएंगे कि अगर नहीं भी होंगे पूरे मुज़ाकरात, मामलात जब होंगे तब भी हम ये काम करेंगे। तो इन्होंने एडवांस रेंजर्स क्यों बुलाई? अब जब ये चीज़ आई और उससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ था, अगर आपको याद हो, इन्होंने वीडियो क्लिप चलाए थे। हमने देखा रियासत में पहली दफ़ा ये मामलात हुए कि जनाब पुलिस आ रही है जी, उसकी शूटिंग हो रही है, पुलिस अवाम को मार रही है, शेलिंग कर रही है। इन्होंने एक रियासत के अंदर एक अनरेस्ट पैदा कर दिया था, एक खौफ डाला हुआ था कि जनाब बाहर से पुलिस आ रही है, FCPC के नोटिफिकेशन जारी हुए थे। इन्होंने खुद एक टेंस माहौल बना दिया था और उस टेंस माहौल के अंदर जब आपने बाहर से फोर्सेस लाई, लोग भी एग्रेसिव हो गए और वो हादसा हो गया। हम तो एक डिसिप्लिन उसमें चल रहे थे कि मामलात पूरे हों या ना हो। हमने एक इनसे प्रोटोकॉल के मुताबिक तय कर लिया था रूट कि हम वहाँ से आएंगे, नलूची पुल से होते बाईपास रोड से, किले वाली रोड से हमने ईदगाह जाना है। तो जब अभी हमें तो आपने 3 नोटिफिकेशन पूरे करके नहीं दिए, हमने आना था, दोनों सूरतों में हमने लाइन अप होना था और हमने वहाँ पे जाना था। उससे पहले आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने फोर्सेस लाई और पूरी रियासत को अनरेस्ट पे ले गई? अब आप देख लें हुक्मरानों के इज्तिमात और एक्शन कमेटी के इज्तिमात, अगर आप किसी में बैठे हों, देखा हो तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। हमारी पहली बात है हमारे तो अखराजात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अखराजात होते हैं, गाड़ी पानी से नहीं चलती, दुरुस्त बात है। अब अखराजात पे हम आएंगे कि हम जहाँ कहीं पे जाते हैं हमने एक SOP बनाई हुई है कि हम दरी जहाँ पे पड़ी होगी हम दरी पे नीचे बैठेंगे, दरी नहीं हम घास पे बैठेंगे। और आपको हमारे कई ऐसे प्रोग्राम नजर आएंगे जहाँ पे दरी भी नहीं है, हम घास पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारा कोई स्टेज नहीं लगता, कोई डाइस आपको मिल गया डाइस लगा लो, डाइस नहीं है तो वहीं पे बंदा खड़ा होके वो माइक पकड़ के बात कर लेता है। माइक भी नहीं है, ऐसे इवेंट भी मैं आपको बताऊंगा जो बगैर माइक के हमने किए, ये तो इवेंट का खर्चा हो गया। अब आ जाते हैं जी कि खाना 500, 1000, 2000 बंदा बैठा हुआ है, एवरेज अगर करें खाना खाना है, इनका अखराजात देखें तो लाखों रुपए होते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा बनता है लंगर कि चावल चना, किसी की ज़्यादा तौफीक है किसी इलाके के लोगों की, वो मुर्ग की बोटी डाल देंगे, कोई मोटे गोश्त की बोटी डाल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लंगर में बरकत होती है। और आप देख लेंगे कि पूरी रियासत के अंदर ये मिसाल कायम हो गई है कि इस डिसिप्लिन से बंदे बैठे हुए हैं। वही लोग होते हैं ना जो सियासी जलसों में होते हैं और आपने वीडियोस देखी हैं कि खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, वही लोग हमारे जलसों में बैठते हैं। क्या मजाल है कि किसी ने खींचा तानी की हो, ये अल्लाह की तरफ से कुछ मदद है। जहाँ तक पैसों की आपने बात की, मैंने आपको अखराजात बता दिए कि पहली बात है कितने कोई बड़े हमारे अखराजात नहीं हैं। हाँ, अब गाड़ियों की मोबिलाइजेशन है,
कहीं हमने रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात यह है कि अगर कहीं रुकना पड़ जाए तो हम आपस में लोग अपने घरों में एक दूसरे को रख लेते हैं। किसी होटल पे चले जाएं तो हमसे पहली बात है वो लेते नहीं हैं पैसे, ना हो तो बिल्कुल माइनर से हमसे वो किराया ले लेते हैं। अब गाड़ी के पेट्रोल की बात आ गई, गाड़ियाँ हमारे दोस्तों की हैं। मैं मुजफ्फराबाद की बात बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश रखे, हमारे दोस्तों को वो ताजर भी हैं, सिविल सोसाइटी से भी हैं। हम मंथली उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, कोई 500, 200, 2000, 1000 देता है, जो हमारे पैसे इकट्ठे होते हैं। जब भी मैं ये कहूँगा कि मैं और मेरी टीम मुजफ्फराबाद से निकलती है, हमें हमारा वो जो पैसा इकट्ठा हुआ होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, 30, 40, 50 हज़ार, इससे ज़्यादा लाख, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे अखराजात होते ही नहीं है। खाना हमें कोई रास्ते में खिला रहा है, चाय हमें रास्ते में कोई पिला रहा है। ये मैं बार बार इस बात पे क्यों आपको लेके आता हूँ कि इस कमेटी को अल्लाह की मदद है, ये गरीब की कमेटी है, हमारा लंगर, हमारा चलना फिरना सब पूरा होता है। हालांकि आपके सवाल के मुताबिक ये बड़ा अजीब सा जवाब है, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह की राह में हम एक चीज़ कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं। अल्लाह की मखलूक हमारे सारे मामलात सीधे करती है। पैसों की बात हुई, मैंने उसका भी इकरार किया कि हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे इलाकों में मौजूद हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल के हम मूवमेंट करते हैं। अब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में आज तक ये साबित नहीं कर सके। अब हाँ, मैं ये कहूँगा मेरे 2 भाई बैरून मुल्क हैं, मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है, मैं तो ओपन मैंने ये चैलेंज किया है कि यार मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं भाई को फ़ोन करता हूँ, मुझे पैसे आ जाते हैं, जाके चेक करो ना, मेरा भाई वहाँ पे लीगल है इलीगल है। बाहर तो ऐसी छूट नहीं है, बाहर तो आपको अपनी मनी ट्रेल पूरी बतानी पड़ती है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया पाकिस्तान में, इसका बताएं किस टैक्स के अगेंस्ट आपके पास ये पैसा आया है। तो इनके पास कौन सी ऐसी वो चीज़ है नहीं कि ये दुनिया में किसी भी जगह से मनी ट्रेल चेक नहीं कर सकते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है। फिर ये बात भी कहूँगा कि जिस तरह मैंने यहाँ के दोस्तों की बात की, इसी तरह यहाँ के दोस्त जो वहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में बैठे हुए हैं, कोई 10,000, 20,000, 30,000 भेज दे, वो पैसे वो भेजेगा, उसने भेजे होंगे पूरी रियासत के अंदर। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाना कि जनाब रा फंडेड हैं, पता नहीं कितने पैसे आ गए हैं, आज 2.5 साल हो गए, अभी तक तो इनको कोई रा फंडेड बंदा नहीं मिला। 3 नोटिफिकेशन जारी हुए 2024 में, मई 2024 में, 13 मई की डेट है उसके ऊपर। और अभी तक अशराफिया की मुराद को किसी ने प्रोसेस में नहीं डाला। होता ना एक वो उसके बाद काम ही नहीं उसके ऊपर हुआ। वजह क्या थी? उसके अंदर इनके असल मसाइल थे। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहती है 1300 सीसी गाड़ी, तो गाड़ियाँ ये मिनिस्टर ये जो है हमारे सदर वज़ीर आज़म कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? 3200, 400 सीसी, 4000 सीसी, 4200 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कहती है 1300 सीसी गाड़ी। अब एक जो असल जो तकलीफ़ हो रही है, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर या मिनिस्टर जिसको ये रिटायर कहते हैं अपने हिसाब से, वो जब घर जाता है तो उसकी ताहयात पेंशन लग जाती है। एक वज़ीर आज़म, एक सदर जो फ़ारग होता है अपना टाइम पूरा करके या टाइम पूरा ना भी करे तो इसको एक कुक, गार्ड, उसको एक क्लर्क, उसको गाड़ी, नई गाड़ी वो लेके जाता है वापसी पे साथ, और उसको एक अच्छी खासी पेंशन की शक्ल में उसको मिलता है। अब ये वो बोझ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें लफड़ी, ये 30 से 50 लाख के दरमियान माना एक साबिक़ सदर, साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो रियासत के ऊपर बोझ पड़ता है। दूसरी बात, अगला कानून क्या है? क्योंकि 5 दिन भी वज़ीर आज़म रहे या सदर है, उसके बाद हुकूमत फ़ारग हो जाए या उसको निकाल दिया जाए, वो भी इन तमाम आसाइशों का हकदार होता है। तीसरी बात कि अभी जो मैंने मालूमात ली है, हर साल 5% उसमें इजाफा भी होता है। एक तो ये आ गया इनका। इसी तरह जो बाकी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं अपर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की बात करूँगा, उनके कई ऐसे फंड्स हैं जिसका कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, वो उस पर याशी करते हैं। एक ब्यूरोक्रेट जिसको कानून के मुताबिक एक गाड़ी जिसको अलाउ है, 3-3 गाड़ियाँ उसने घरों में रखी होती हैं। जाए ना, आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं उन 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब दावा करते हैं जनाब मैंने तो एक छोटी गाड़ी रखी हुई है। उसी वज़ीर आज़म के आपको आज भी इस रियासत के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल के अंदर जुलूस जाते हुए नज़र आते हैं। ये जस्ट इनका फ़ोटो सेशन है। अब यही वो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कहती है कि ये रियासत छोटी सी रियासत है, इसके ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालें। जब हम ये कहते हैं कि अस्पतालों के अंदर दवाई चाहिए तो ये कहते हैं फ़ंड्स हमारे पास नहीं है। तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी आपने एम्पायर खड़ी की हुई है, 53 की आपने क्या बनाई हुई है, मेंबरान असेंबली की तादाद रखी हुई है, 30 से 35 तो आपने मशीर और वज़ीर बनाए हुए हैं। ये पैसा यहीं से जा रहा है ना, वही आवाम से जो टैक्सेस की शक्ल में आप वसूल करते हैं वही आप अयाशियों पे लगा रहे हैं। ये वो अशराफिया की मराहत हैं जो आपकी अदलिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके सियासतदान जो है जिस पे अयाशी कर रहे हैं।
और हमने ये फैसला किया था कि उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहते थे कि हम ये करेंगे कि हम पहले हुकूमत को नोटिफिकेशन देंगे कि आप हमें आज के बाद जो आपने कमेटी बनाई हुई है उसके अंदर कोई महाजर जो मिनिस्टर है वो हमारे साथ नहीं बैठेगा। कुछ वजूहत हुई कि हमें वो अपना फ़ैसला जो अनाउंस हम नहीं कर सके, हमने एलामी में से उसको काट दिया। लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि हम आवाम के पास गए, तकरीबन 1-1.5 साल हमें लगा, हम आवाम के पास गए, आवाम से मुशावरत हुई। आवाम ने क्लियर कट इसको इसलिए कहा कि ये ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि इसके 3 बड़े नुकसान हैं। एक मेरिट का कत्लेआम, मेरिट का कत्लेआम मुराद कि हमारी रियासत का बच्चा जो 90% एक मेरिट के ऊपर नंबर लेके, एक गरीब का बच्चा कितनी मुश्किल से उसको पाला पढ़ाया, वो 90% नंबर लेके बैठा हुआ है। दूसरी तरफ क्या होता है, जब सीटें आती हैं तो माजरीन सीटों के नाम पे 60, 70, 80% वाले जो नंबर वाले बच्चे हैं जिनके स्टेट सब्जेक्ट भी 2 नंबर बनते हैं, वो उस पढ़े लिखे रियासत के बच्चे का हक मारता है। ये सबसे बड़ा जो जुल्म है हमारी रियासत के नौजवानों के साथ। दूसरा जुल्म कि यहाँ पे जब हम अस्पताल में दवाई मांगते हैं, अच्छी सड़क मांगते हैं, तो हमें कहा जाता है हमारे पास पैसा नहीं है। फिर इन 12 सीटों के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सिर्फ उन 12 मेंबरान को जो ब्लैकमेलिंग का एक डंगोसला सा बनाया हुआ, उनको अकामोडेट करने के लिए वो पैसे दिए जाते हैं, जो मैं कह लूँ कि सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए फ़ी MLA खाली लोकल गवर्नमेंट के फंड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनकी तनख्वाहें, उनकी गाड़ियाँ, TADA, हाउस रेंट, ये उससे हट के है। तो ये वो नाइंसाफ़ी है। ये एक MLA जो है, जो हमारा मेंबर असेंबली जो पाकिस्तान मुकीम पाकिस्तान माजरीन का है, वो एक तरतीब से जो है वो तकरीबन पिंडी की अगर बात करें तो एक शेर के बच्चे ने इतनी वहाँ पे पंपिंग शो की हुई है कागज़ों के अंदर कि पिंडी का पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। एक शेर के बच्चे ने इतनी गलियों में टाइलें लगाई हुई हैं 2 नंबर स्कीमों के नाम पे कि मैं कहता हूँ कि वो जो हमारी वैली का वो हल्का है वो तो लश हो जाना चाहिए। लेकिन ना तो हमें किसी जगह पे पंप नज़र आए पानी के, ना तो हमें किसी जगह गलियाँ बलती भी नज़र आई, ना ही कोई इफ्तिताई नेम प्लेट वहाँ पे नज़र आई। होती किस तरह, क्योंकि 2 नंबर स्कीमें हैं, वो पैसा दिया ही इसीलिए जाता कि इन लोगों को अकामोडेट किया जाए, आपका जो एक गवर्नमेंट का निज़ाम है उसके अंदर ये मुदाखलत ना करें। ये आ गया दूसरा इसका नुकसान। तीसरा नुकसान ये है कि जिस वक्त गवर्नमेंट को आपने गिराना होता है तो ये 12 उम्मीदवार सबसे पहले आते हैं और उसके बाद 53 में से बाकी लोग बचते हैं, वो भी कोई फरिश्ते नहीं है, फिर वो भी अपनी हाजिरी लगाते हैं और एक बनी बनाई गवर्नमेंट को जो है दोबारा डीरेल कर दिया जाता है, जो अवाम का तीसरा बड़ा नुकसान है। ये वो 3 ऐसी चीज़ें थीं। हाँ, जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है इसके अंदर कि स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए इन 12 का क्या कानून रखा गया है कि एक मिनिस्टर या एक MLA जिसके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देगा कि मैं इसको जानता हूँ, ये माजरीन मुकीम फ़लाँ फ़लाँ है, तो उसको जो है वो फौरी तौर पे उस स्टेट सब्जेक्ट जारी हो जाता है। अब इससे आगे लेके चलता हूँ कि आपने एक MLA को ये इख्तियार दे दिया कि आप जिसको लिखोगे कि आप जिसको लिखोगे कि ये माजर है, वो माजर डिक्लेयर हो जाएगा। अब लिखने वाले का क्या क्राइटेरिया है कि जिसको आपने इतना बड़ा इख्तियार दिया। आसम शरीफ भट्ट एक आपके मिनिस्टर वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, उनका क्लियर साबित शुदा स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर साबित है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने उसको तहकीकात के बाद, जो अदारों ने तहकीकात करनी थी, साबित किया कि ये 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट है और डिप्टी कमिश्नर ने लिख दिया कि 2 नंबर है, बजाय इसके कि रियासत के ये वज़ीर आज़म उसको डी सीट करते। आज तक वो मिनिस्टर डी सीट नहीं हुआ, वो रियासत के ख़जाने से अयाशी भी कर रहा है और मज़ीद 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट जारी कर रहा है। और अब आगे क्या हो रहा है, मैं प्रूफ से ये बात करूंगा। उन्हीं 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इस रियासत के अंदर आपके कई ब्यूरोक्रेट रिटायर भी हो चुके हैं और कई इस वक्त वो नौकरी के मज़े भी ले रहे हैं कि साबित शुदा चीज़ है। मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, FIA की रिपोर्ट मौजूद है कि एक सीनियर ऑफिसर है, पहले वो पंजाब के स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल के ऊपर पंजाब में नौकरी कर रहा था। जो ही PSC की जॉब यहाँ पे आती है वो 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट आज़ाद कश्मीर का बनाता है और उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर के स्टेटस के ऊपर यहाँ पे जॉब एंजॉय कर रहा है। ये वो जुल्म ज़्यादती है रियासत के ख़जाने के ऊपर, रियासत के नौजवानों के ऊपर, रियासत की आवाम के ऊपर, जिसकी वजह से आवाम ने यह फ़ैसला किया कि इन सीटों को बाहर सूरत ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताएं कि हम जो कश्मीर का क्लेम कर रहे हैं वो कितने रकबे का कर रहे हैं? 84,471 मुरबा मील। अभी छोड़ दें जो मकबूजा है, हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कहाँ गया? ये हम पे एजेंटी का दावा लगाते हैं और ये कहते हैं जनाब बड़ा दर्द है इनको कश्मीर का, ये इन्होंने नशिस्तें इसलिए रखी हुई हैं कि मसला कश्मीर डिस्टर्ब ना हो।
मसला कश्मीर तो उस वक्त डिस्टर्ब हुआ जब आपने गिलगित को सूबे की तरफ ले गए। मसला कश्मीर तो उस वक्त डिस्टर्ब हुआ 5 अगस्त 2019। ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के बड़े एंकर ये बात कहते हैं कि इन्होंने मसला कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 ए और 370 और 35 ए का जो है वो नफाज किया गया और उसके बाद तमाम गैर रियासती लोगों को वहाँ पे आबाद किया गया। मसला कश्मीर तो उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। ये तो अब सिर्फ टोटली ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन सीटों का मसला कश्मीर के साथ कानूनी तौर पे भी कोई वो अमल दखल नहीं बनता, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर मसला कश्मीर की बात की जाए, यूएनओ चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान का हमारा वकील है, मसला कश्मीर पर बात करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इन महाजरीन को अकामोडेट करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इन 12 सीटों से मसला कश्मीर को कोई असर नहीं पड़ना। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ज़लज़ला 2005, अगर आपको भी याद हो, आप भी इस रियासत के अंदर रहने वाले हैं, कि ज़लज़ला 2005 में पाकिस्तानी अवाम ने जो एहसान आज़ाद कश्मीर की अवाम के ऊपर किया, रिहेबिलिटेशन में हमारी माओ बहनों ने अपने जेवर उतार के कश्मीर के लोगों के लिए भेजे, अपने कपड़े उतार के कश्मीर के लोगों के लिए भेजे, हम वो भूल सकते हैं? कभी भी नहीं भूल सकते। जहाँ तक बात रही अवाम पाकिस्तान की, वो सारी उम्र हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। हाँ, जहाँ पे बात रही हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी जुल्म किया और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जुल्म किया। पाकिस्तानी अवाम का जो एहसान है, न हमारी उनसे कभी नफ़रतें या कोई गैप नहीं आ सकता। इन अदारों ने, हुक्मरानों ने गैप डालने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम के साथ जुड़ी हुई है और वो कश्मीरी अवाम के हर फैसले को पीछे सपोर्ट करेगी। ये कहना कि जहाँ जमातों के अकाबरीन की हम बात करेंगे, वो तो पहले भी मुखालिफ थे। उन्होंने, अगर आपको याद हो, हमारा जो लॉन्ग मार्च था 5 दिसंबर 8 दिसंबर जो हम बरारकोट गए थे मुजफ्फराबाद से, और बाकी लोग कोहाला आए थे, पतन गए थे, मंगला की तरफ गए थे, उस वक्त तो 3 जमातों ने ऑफिशियली मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तीनों ने तहरीरी तौर पे अपने वर्कर्स को लिखा था कि कोई भी बंदा जो है वो सियासी कारकुन एक्शन कमेटी के इजलासों में या उनके इज्तिमात में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुक्मरान वहीं पे रहे। अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम समझती है, सियासी वर्कर समझता है कि किस जगह पे उसके लिए बेहतरी है। वो पहले भी हमारे साथ निकली, अब ये थोड़ा सा और खुल के सामने आ गए हैं। अच्छी बात है, अवाम को इनके चेहरों का पता लगेगा और हमारा ये ईमान और हमारा ये यकीन है कि इस बार उससे भी ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे। जिम्मेदार बिल्कुल हुकूमत होगी, हुक्मरान होंगे, इसलिए कि फिर वो बात जाऊंगा कि 8 दिसंबर आपने एक एग्रीमेंट किया, 6 माह का टाइम मांगा और अभी तक आपने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। एक्शन कमेटी ने हर वक्त मुज़ाकरात का हामी भरी और ये खुद अंदिया दिया कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी बनती थी इन हुक्मरानों की, जिनसे 8 दिसंबर हमारे साथ एग्रीमेंट किया और टाइम मांगा 6 माह का, कि वो बैठते मुज़ाकरात करते। अगर आज वो मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए तो ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम कानूनी इखलाकी तकाजे पूरे किए, अवाम को एतमाद में लिया। अवाम को एतमाद में लेने के बाद उन्होंने 29 सितंबर की कॉल दी। हम अभी भी पुरअमन कॉल के ऊपर हैं, हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, अवाम को ज़ेरे बार करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्लियर कट बात है कि वो सारी जिम्मेदारी रियासती इदारों पर और इन हुक्मरानों के ऊपर होगी। पहली बात तो ये कि जब 2 बड़ी ताकतों को आप डिस्कस करेंगे, 2 एटमी ताकतों को, इंडिया और पाकिस्तान, और वो साइफर इसी पैराए में सामने लाया गया, हम क्लियर कट ये बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब पाकिस्तान के 2 से 3 मीडिया हाउसेस में जाते हैं और वहाँ जाके वो पहले अंदिया देते हैं जनाब के एक्शन कमेटी जो है जी रा फंडेड है जी, इनके मुख्तलिफ लोगों से जो है जी वो तलकात हैं, तो मैं ये साबित करूँगा। वो बाहर आ जाते हैं और उनके जाने के बाद जो है जी एक साइफ़र सामने आ जाता है। फिर मैं आऊँगा साइफ़र के ऊपर कि साइफ़र वो इतना अहम डॉक्यूमेंट है और 2 एटमी ताकतों को जब डिस्कस किया जाएगा, उसके अंदर ये कहा गया, 2 तंजीमों का नाम लिया गया, 2 लोगों के नाम लिए गए, वो उन लोगों के नाम लिए गए जो रियासती हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों के साथ बैठ के जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं। चलें जी, मैं किसी की उसमें नहीं जाऊँगा कौन सही है कौन गलत। 2 जमातों को डिस्कस किया, उनके नाम आ गए और उसके साथ उस साइफ़र के अंदर किसी जगह पे एक्शन कमेटी का जिक्र नहीं है। वो साइफ़र ये कहता है जी पाकिस्तान में बलोचिस्तान में बैलेंस करने के लिए और आज़ाद कश्मीर के अंदर अनबैलेंस करने के लिए जी वो 2 तंजीमें जो काम करें जो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। ये आ गया 2 ताकतों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, या कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया, ये जो भी है,
मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर कि दो एटमी ताकतें हैं, उन ताकतों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट सामने आता है। पहली बात है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 2 सितंबर 2023 लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है, जबकि वो मंडे नहीं आता, वो सैटरडे आता है। मैं पहला ही ब्लंडर यहाँ से कर दिया। तो यार अगर चोरी भी करनी है, 2 नंबरी भी करनी है, तो उसको तसल्ली से करो। अब चलें जी, हम उस बहस से भी आगे निकलते हैं। ये क्योंकि पूरा प्लान करके वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक ने दिया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को दबाने के लिए, उसके बयानिए को दबाने के लिए कि जो अवाम का बयानिया है, बुनियादी हकूक़ का बयानिया है। अब जब उसको लेके ये आगे चले तो दूसरे दिन जो है आज, क्योंकि अब तो अगला दिन आ गया है, आज जो है वो क्या कहते हैं, आल पार्टीज़ बुलाते हैं, आल पार्टीज़ का बयानिया जारी होता है। उस बयानिए के अंदर अब वो ला के जोड़ते हैं एक्शन कमेटी के साथ कि जनाब जत्थे हम उनको किसी भी सूरत इंडिया का बयानिया जो प्रमोट नहीं करने देंगे। तो मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक आपसे और आल पार्टी से पूछता हूँ कि वो जो जेनेवा के नाम का एक डॉक्यूमेंट सामने आपने लाया साइफर के नाम पे, उसके अंदर जिन तंजीमों का नाम था, जिन लोगों का नाम था, उसका तो जिक्र आपके बयानी में कहीं नहीं है। आपके एलामी में उनका जिक्र होना चाहिए ना। आपने पूरी एक तमीद बांधी है, एक पूरी आपने ड्रामा सीरियल बना दी जिसकी पहली किस्त रात को चैनल के थ्रू चल गई, चंद चैनल। साइफर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे पहले भी साइफर आए, पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज में आग लग गई थी उस साइफर से। ये एक ऐसा साइफर है कि चंद मीडिया हाउसेज को पता है, और सुबह जो है जी उसके बाद आल पार्टीज़ आ जाती है, आल पार्टीज़ बयानियाँ जारी करती है, जिस वजह से वो साइफर पॉपुलर होता है। उन तंजीमों का जिक्र ही नहीं है, उन लोगों का जिक्र ही नहीं है। एक्शन कमेटी के जत्थे को जो उसमें जिक्र आ जाता है और बयानिया आ जाता है जी हम किसी भी सूरत इंडिया का जो है वो बयानिया वो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी के थ्रू जो है वो नहीं जाने देंगे। एक्शन कमेटी का बयानिया इंडिया के ख़िलाफ़ पहले भी था, अब भी है, वो हमारा अज़ली दुश्मन है। हम किसी भी सूरत कश्मीर के ऊपर जो जुल्म उस इंडिया ने किया, हम उसको कोई मार्जिन नहीं देंगे। ये मामला हमारी बुनियादी हकूक़ का है, ये तहरीक हमारी बुनियादी हकूक़ की है। इसकी एक SOP है कि इस तहरीक के अंदर ये तहरीक गैर सियासी, गैर नज़रियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ की तहरीक है। तो हम अपने बुनियादी हकूक़ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम अदारों से, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर इस डॉक्यूमेंट का जो है वो इसको चेक किया जाए, ये डॉक्यूमेंट है क्या, फेक है, सही है, और जिन लोगों का नाम उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। उस इंक्वायरी के अंदर जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी तंजीम से, किसी ऐसे शख्स से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आवाज़ आज भी जो रिकॉर्ड होगी आपके तवसत से, वो पूरी दुनिया भी सुनेगी, आम आवाम भी सुनेंगे। वो ऐसा एक काफर है ना, शौक हिंदू है कि काफर जब एंड करता अपना तो वह क्या कहता, वो सलाम करता है या क्या, वो खुदा हाफिज़। अब मुझे बात बताएं कि इनको कौन अकल दे। वो AI इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होगी, वो देखें ना आप, बच्चों ने छोटे छोटे बनाए हुए, छोटा बच्चा आता है जी एक्शन कमेटी की सपोर्ट करो, कितनी वो क्लियर चीज़ लगती है। इन बेहुदा लोगों से पूछो कि यार AI जदीद टेक्नोलॉजी है, कोई चीज़ तो अच्छी बनाते, तो ये वो फेक चीज़ें हैं। इससे पहले AI की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, आपने वो भी देखी होंगी। अनवर हक साहब हैं, मैं हूँ, मुश्तबा बांडे, राजा सोहेब जावेद, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, लेकिन अवाम बाशऊर हो चुकी है। उन्हीं वाल्स के ऊपर जहाँ पे वो तस्वीरें चढ़ाते हैं, वीडियो चढ़ाते हैं, उसके नीचे अवाम का रिएक्शन भी खुद बता देता है कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। क्लियर कट बात है, हर जगह हर दफ़ा हम ये बात कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर लोगों का एक एतमाद है। वो एतमाद क्यों है कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर चल रहे हैं। उस चार्टर ऑफ डिमांड में किसी जगह पे भी अवाम ने हमें इलेक्शन लड़ने का, सियासत करने का मैंडेट नहीं दिया। जब क्लियर कट हम कह रहे हैं कि हमारी ये तहरीक गैर सियासी, गैर नज़रियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी इदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ की तहरीक है, तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो आके सियासत करे, सियासी पार्टी बनाए या इलेक्शन का हिस्सा बने। हाँ, एक बात ज़रूर कि अगर इस अवाम ने, इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है, अगर इस अवाम ने अपनी बामी मुशावरत से कोई मज़ीद फ़ैसला किया, मज़ीद कोई मैंडेट दिया, तो हम किसी के पाबंद भी नहीं है। कानूनी तौर पे यही तरीक़ाकार है, लेकिन इसी प्रैक्टिस को अगर लिया जाए कानूनी तौर पे, जो आपका आईन पाकिस्तान और एक्ट 74 है, आपका जो आज़ाद कश्मीर का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनता है, जो कह लें, वो आइन के मुताबिक चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। जो भी ऐसी तरमीम होनी है कानून के अंदर, उसको कैबिनेट पहले पास करेगी, उसके बाद अप्रूवल लेगी, वो वफाक से जाके वज़ीर-ए-आज़म
पाकिस्तान से एज ए चेयरमैन कश्मीर कौंसिल। ये बिल्कुल आपने कानूनी तौर पर दुरुस्त बात की। अब हम थोड़ा इससे पीछे जाते हैं। आपने देखा था कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानूनी है, मैंने एडमिट किया कानूनी है, अब मैं कानूनी तरीकाकार को आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह होगा। कानूनी तौर पे बिल्कुल यही तरीकाकार है। मिसाल क्या आ गई कि 13 सीटों से जब आपने सीटों में इजाफा किया, वो भी यही कानूनी मसला था। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आई, फैसला हुआ और पहले सीटें बढ़ गई, बाद में भेजा गया मंजूरी लेने के लिए। ये प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह का ये प्रैक्टिस होगी जब इन्होंने अपने मफादात थे, इसी तरीकाकार से 2/3 मेजॉरिटी आई, उसके बाद पहले इन्होंने अनाउंस कर दिए तादाद मिनिस्टरों की, मिनिस्टर बना दिए, बाद में ऑफिस वर्किंग के लिए चली गई मंजूरी लेने के लिए। ये तो आगे प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस करनी इन्होंने है। सवाल पैदा होगा कि ये क्यों करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उधर से ये कहते हैं कि मैंडेट हमारे पास है, हम मैंडेट लेके आए, ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। तो मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो कि जब अवाम की एक राय आ जाए, जिस अवाम ने इनको वोट दे के भेजा कि जाओ तुम कानून साजी करो, वही अवाम इन्हें कह रही है कि ये कानून गलत है, ये तरीकाकार गलत है, इसके अंदर तब्दीली लाओ, ये नहीं लाएंगे। ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं हम ठीक है, अवाम का फैसला हम नहीं मानते। तो इस पर झगड़ा बन गया ना। झगड़े का हल किस तरह निकलेगा। जो पाकिस्तान के अंदर 2 मिसालें मौजूद हैं। ज़िया-उल हक के दौर में भी रेफरेंडम हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी रेफरेंडम हुआ, तो फिर इनको रेफरेंडम कराना पड़ेगा इन सीटों के ऊपर। तो अवाम रेफरेंडम में साबित करेगी कि हम नहीं चाहते कि ये सीटें जो है ये स्टैंड करें। ये इसका कानूनी जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने A, B, C और D इसके जो है ना तमाम स्टेप मुकम्मल कर लिए हैं। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज़ का हमने भी प्रॉपर इंतज़ाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे।